नेहा के ननद बंटवारे के लिए मायके आई हुई थी। नेहा की सास का भी मानना था कि अब पिताजी नहीं रहे तो दोनों भाई बहन में संपत्ति का बराबर बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन नेहा और उसके पति मनीष का मानना था कि कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहन प्रभा के ससुराल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पिताजी ने बहुत ज्यादा संपत्ति खर्च करके और बहुत ज्यादा दहेज देकर बहन की शादी एक बहुत अमीर घर में की है, लेकिन माँ बेटी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। माँ को लगता था कि मेरे पति की संपत्ति पर मेरी बहू नेहा ऐश करेगी, जबकि उस पर मेरी बेटी प्रभा का हक होना चाहिए। माँ को यह नहीं दिख रहा था कि प्रभा को देने में पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। प्रभा की शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे प्रभा के पिताजी ने, और वह 1 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बेचकर ही जमा किए थे। तो क्या उस संपत्ति पर मनीष का और नेहा का हक नहीं था? उन्होंने तो किसी बंटवारे की बात नहीं की, और अब बची हुई संपत्ति में प्रभा को बंटवारा चाहिए। नेहा को बहुत अच्छे से पता था कि प्रभा के ससुराल में उसकी कोई ननद नहीं है, इसलिए उसे तो कोई हिस्सा बंटवारा करना नहीं है, और जो कुछ है सब उसका और उसके पति का ही है। तो मायके में उसे अच्छी खासी संपत्ति उसकी शादी में पिताजी ने दे ही रखी है, क्योंकि 1 करोड़ की जमीन बेचकर करीब 75 लाख रुपए कैश दिए थे प्रभा के पिताजी ने अपने दामाद को, और 25 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे। तो कहीं से भी यह कोई मामूली रकम नहीं थी। लेकिन प्रभा का कहना था कि मनीष को भी तो उसके ससुराल से अच्छा खासा दहेज मिला है, तो संपत्ति का तो बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। नेहा ने बोला, हाँ, मुझे मेरे मायके से अच्छा खासा दहेज मिला है, तो वह मेरे मायके की संपत्ति है, उसका तुमसे क्या लेना देना। और मैं इतना दहेज लेकर इस घर में आई हूँ, तो मैं अपने मायके तो नहीं जा रही अपने भाई से बाकी के बची हुई संपत्ति का बंटवारा मांगने। जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी में यहाँ की संपत्ति बेचकर तुम्हारी बहुत बड़े घर में शादी की है, इसी तरह से मेरे पिताजी ने भी मेरी शादी में मेरे मायके की कुछ संपत्ति बेची है, तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं बची हुई संपत्ति में भाई से हिस्सा मांगने जाऊं। मैं खुश हूँ ससुराल में जितनी संपत्ति मेरे पास है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसी तरह से तुम्हारे पास भी ससुराल में अच्छी खासी संपत्ति है, फिर भी तुम्हें मायके की संपत्ति का लालच है। प्रभा ने बोला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कि आप अपने मायके में हिस्सा लो या ना लो, पर पिताजी की संपत्ति के तो 2 बराबर हिस्से मैं करवा कर रहूंगी, और इसके लिए मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा तो वह भी मैं लूंगी। प्रभा की माँ यानी कि नेहा की सास प्रभा का पूरा साथ दे रही थी। मनीष ने बोला, तो माँ की जिम्मेदारी भी आधी निभानी पड़ेगी। प्रभा ने बोला, इन सारी इमोशनल बातों का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कानून है वह है, और मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। यह सारी बातें बोलकर तुम मेरा इरादा नहीं बदल सकते। मनीष और नेहा को समझ में आ चुका था कि प्रभा और माँ कुछ भी करके संपत्ति का बराबर बंटवारा करवा कर रहेंगे। माँ को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उनकी बहू उनके पति की संपत्ति पर मजे करे, बल्कि उनकी बेटी के पास वह संपत्ति जानी चाहिए, और इसीलिए उन्हें अपना बेटा भी नहीं दिख रहा था, और यह भी नहीं दिख रहा था कि बेटी की शादी में काफी संपत्ति पिताजी ने बेच भी दी थी, जिसका कोई हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ था। खैर, मनीष और नेहा को समझ में आ गया था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, बंटवारा तो होकर रहेगा। तो मनीष ने बोला, ठीक है, फिर कल मैं वकील साहब को बुला ही लेता हूँ बंटवारे के लिए, कानूनन पूरा बराबर बंटवारा करवा ही देता हूँ। माँ बेटी खुश हो गई कि चलो अब हमारे मन की हो गई। अगले दिन वकील साहब घर आ चुके थे। वकील साहब ने बोला कि सब लोग बैठ जाइए, उसके बाद बंटवारे की बात शुरू करते हैं। तो प्रभा, माँ, मनीष और नेहा वहाँ आ गए। वकील साहब ने बोला, अभी सब लोग नहीं आए, पहले सब लोगों को बुला लीजिए। प्रभा ने बोला, अंकल सब लोग तो आ चुके हैं, अब और कौन बचा है? वकील साहब ने बोला, नहीं, अभी 3 लोग और बचे हैं, वह आने वाले हैं। मनीष ने मुझे उनका नंबर दे दिया था, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है। प्रभा को बहुत हैरानी हो रही थी कि कौन आने वाला है। थोड़ी देर के बाद प्रभा ने देखा कि उसकी 3 बुआ वहाँ पर आ गई हैं। प्रभा की माँ ने बोला, अरे आप तीनों यहाँ अचानक, क्या बात है? 3 बुआ ने बोला, अरे भाभी, सुना है संपत्ति का कानूनन बंटवारा हो रहा है, तो हम भी यहाँ पर आ गए। इस पर प्रभा ने बोला, हाँ, तो संपत्ति का बंटवारा तो मेरे और भाई के बीच हो रहा है, फिर आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? वकील साहब ने बोला, प्रभा, जब संपत्ति का कानूनन बंटवारा हो रहा है तो कानूनन बंटवारा ही होगा, तुम्हारे हिसाब से संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा कि तुमने चाहा और तुम्हारे भाई के बीच बंटवारा हो जाए। ऐसा नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है, और मेरे पास सारी संपत्ति का कागज आ चुके हैं, तो इस हिसाब से मैं बंटवारा शुरू करता हूँ। प्रभा और उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। वकील साहब ने बोलना शुरू किया, आपकी सारी पुश्तैनी संपत्ति जो कि मनीष के दादाजी के नाम पर है, न कि उनके पिताजी के नाम पर, तो उस पर मनीष के दादाजी के सारे बच्चों का बराबर का हक बनता है। तो सारे जमीनों की कीमत निकालने पर लगभग 4 करोड़ की जमीन निकली है। उस हिसाब से 1-1 करोड़ चारों भाई बहनों के हिस्से में आते हैं, तो तीनों बुआ के 1-1 करोड़ और 1 करोड़ मनीष और प्रभा के पापा के। लेकिन प्रभा की शादी में 1 करोड़ की जमीन मनीष के पापा ने बेच दी थी,
जिस पर कि उनकी तीनों बहनों यानी कि मनीष की तीनों बुआ का हक था, और उनसे पूछे बिना मनीष के पापा ने वह जमीन बेचकर बेटी की शादी कर दी। तो जो 1 करोड़ की जमीन मनीष और प्रभा के हिस्से में जा रही है, उसे बेचकर 75 लाख रुपए तीनों बुआ के हिस्से में दे दिए जाएंगे, और बचे 25 लाख जो कि 12.5 लाख प्रभा और मनीष को मिल जाएंगे। और रही इस घर की बात, तो इस घर के कागज भी मनीष के दादाजी के नाम पर है, तो इसमें भी 4 हिस्से होंगे, तीनों बुआ के और मनीष के पापा के। और घर के 2 फ्लोर बने हुए हैं, तो नीचे के फ्लोर के 2 हिस्से और ऊपर के फ्लोर के 2 हिस्से। आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोग इन चारों में से कौन सा हिस्सा किसे रखना है, और फिर जो हिस्सा मनीष और नेहा रखेंगे, हम उसके भी 2 हिस्से कर देंगे, आधा प्रभा का और आधा मनीष का। अब तो प्रभा और प्रभा की माँ की हालत खराब हो चुकी थी। कहाँ प्रभा की माँ यह सपना देख रही थी कि गांव की जमीन बेचकर करीब 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो 2-2 करोड़ दोनों भाई बहन आपस में बांट लेंगे, अच्छी खासी संपत्ति मिल जाएगी बेटी को। और कहाँ हाथ में आए सिर्फ 12.5 लाख रुपए, ऊपर से इतना बड़ा घर, उसके भी 4 हिस्से हो गए, और फिर जो हिस्सा उनके पास आएगा उसके भी 2 हिस्से होने की बात हो रही है। तीनों बुआ बहुत खुश थी और बोल रही थी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस उम्र में इतनी संपत्ति मिल जाएगी, वह भी अपने मायके के हिस्से की। माँ ने बोला, शर्म नहीं आती आप लोगों को, इस उम्र में मायके में हिस्सा लेने आई है, बंटवारा करवाने आई है। तो तीनों बुआ ने बोला, भाभी शर्म क्यों आएगी, जब हमारी भतीजी अपने मायके में हिस्सा ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते, कानून तो सबके लिए बराबर होते हैं ना। उनकी बात सुनकर प्रभा को तो मानो सांप सूंघ गया था। कहाँ वह खुद को 2 करोड़ की मालकिन समझ रही थी, और कहाँ उसकी तीनों बुआ करोड़ों की मालकिन बन गई। अब प्रभा और उसकी माँ को कोई बंटवारा नहीं चाहिए था, लेकिन मनीष और नेहा को बंटवारा चाहिए था। मनीष ने बोला, अब तो बंटवारा होकर रहेगा। प्रभा ने बोला, क्या भाई कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। माँ ने बोला, पागल हो गया है क्या मनीष, अच्छी खासी संपत्ति है, क्यों बंटवारे के चक्कर में अपने घर की संपत्ति बुआ के घर भेज देना चाहता है। इस पर नेहा ने बोला, क्यों, जब अपने घर की संपत्ति प्रभा के घर पर जा रही थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अब वही संपत्ति बुआ के घर पर जा रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। अब तो बंटवारा होकर रहेगा, वह भी कानूनन 1-1 ईंट का बंटवारा होगा। माँ ने जोर से बोला, कोई बंटवारा नहीं होगा। वकील साहब ने बोला, मैडम कानून आपके हिसाब से नहीं चलता, आपने खुद बंटवारे के लिए मुझे बुलाया है, और बंटवारा जब कानूनन होगा तो ऐसे ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। प्रभा की माँ ने बोला, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए, लेकिन तीनों बुआ ने बोला, हमें बंटवारा चाहिए, और मनीष और नेहा ने भी बोला, हमें भी बंटवारा चाहिए। अब प्रभा और उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। मनीष और नेहा ने बोला, और हाँ प्रभा, अब जब बंटवारा हो ही गया है तो तुम्हें यहाँ आकर अपने हिस्से में रहकर माँ की सेवा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, मैं माँ की जिम्मेदारी निभाता। अगर तुम बेटी बनकर 30 त्योहार पर मायके आती और हक से अपना नेग लेती, लेकिन तुमने भाई बनकर हिस्सा ले लिया है, तो तुम्हें भाई बनकर जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। आज से तुम मेरी बहन नहीं भाई हो, तो तुम्हें यहाँ पर रहकर माँ की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और हाँ, पिताजी के अंतिम संस्कार में तुमने कोई योगदान नहीं दिया था, तो जब श्राद्ध का महीना आएगा तो तुम्हें पिताजी के श्राद्ध में भी बराबर का योगदान करोगी। माँ ने बोला, पागल हो गया है क्या मनीष, यह सब प्रभा क्यों करेगी, यह तो बेटे बहू का काम होता है। प्रभा अपने ससुराल को देखेगी या मायके को। नेहा ने बोला, माँ जी सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, जब यह सब कुछ बेटे बहू का काम होता है तो ससुराल की संपत्ति भी बेटे बहू की होती है, न कि बेटियों की। और अगर संपत्ति में बेटा बनकर हिस्सा लेना है तो बेटा बनकर फर्ज भी निभाना पड़ेगा। यह तो बिल्कुल नहीं होगा कि जब दिल क्या बेटी बन गए और 30 त्योहार ले लिया मायके से, और जब दिल क्या बेटा बन गए और हिस्सा ले लिया मायके से। प्रभा और उसकी माँ के पास नेहा और मनीष की बातों का कोई जवाब नहीं था। प्रभा ने अपने लालच में आज अपना मायका पूरी तरह से खो दिया था, और प्रभा की माँ ने अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर, ताकि बहू उनकी संपत्ति पर मजे न कर सके, अपनी बेटी का मायका हमेशा के लिए छुड़वा दिया था। मनीष और नेहा हर हाल में बंटवारा करवाने के पक्ष में थे, और बंटवारा हो गया। तीनों बुआ ने आपसी सहमति से अपना हिस्सा मनीष के नाम पर कर दिया, क्योंकि तीनों बुआ प्रभा के जैसी नहीं थी, और उनका कहना था, हमारी शादी में हमारे पिताजी ने अच्छा खासा खर्च किया था, तो हमें मायके में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम अपने भतीजे का साथ हर हाल में देंगे, इसलिए हमने अपना हिस्सा लिया है, और हम अपना हिस्सा अपनी मर्जी से अपने भतीजे को देते हैं। अब प्रभा के पास बंटवारे के नाम पर ज्यादा संपत्ति भी नहीं थी, और मायके से रिश्ते भी खराब हो चुके थे, साथ ही साथ मायके की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ चुकी थी। प्रभा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, साथ ही साथ माँ को भी। प्रभा ने बोला, भाई भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कोई हिस्सा बंटवारा नहीं चाहिए, जो जैसा चल रहा था वैसा चलने दीजिए, बस मेरा मायका हमेशा बना रहे। लेकिन नेहा और मनीष अब इस बात के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने बोला,
प्रभा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसा मायका? मायका तो बेटियों का होता है। तुम तो बेटा हो, क्योंकि तुमने बेटा बनकर हिस्सा लिया है। तुम्हारा यह मायका नहीं, घर है, तो अपने घर में रहो और अपने माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। मेरी आज से कोई बहन नहीं, बस एक भाई है, और दोनों भाइयों का बराबर बराबर बंटवारा हो चुका है, और दोनों भाई बराबर बराबर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। प्रभा ने बोला, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मेरा ससुराल देखूंगी या मायका? मुझे ससुराल देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ सब कुछ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं मायके में माँ का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? नेहा ने बोला, यह तो सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। प्रभा की माँ ने बोला, यह तुम प्रभा से कैसी बातें कर रही हो? उसका नाम ले रही हो? तुम्हें पता है ना, ननंद का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि दीदी कहा जाता है। नेहा ने बोला, माँ जी, किस गलतफहमी में जी रही है आप? प्रभा मेरी ननंद थी, और जब ननंद थी तब मैं दीदी कहकर ही उन्हें बुलाती थी, पर अब प्रभा मेरी ननंद नहीं, बल्कि छोटा देवर है, और देवर का नाम तो लिया जाता है। कहकर मनीष और नेहा अपनी तीनों बुआ को गेट तक छोड़ने चले गए, और जाते जाते उनसे यह बोला कि बुआ, आप लोग तीज त्योहार पर आते रहिएगा। आखिर बेटियों के तीज त्योहार पर आने से ही तो घर की रौनक होती है, और इस घर की बेटियां तो अब आप ही हैं। हर तीज त्योहार राखी पर अपने मायके जरूर आइएगा। और बुआ को छोड़कर आने के बाद नेहा और मनीष चुपचाप अपने कमरे में चले गए। प्रभा और माँ उन्हें जाते हुए देखते रह गए, और उनके पास नेहा और मनीष की बातों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि आज अपनी बेवकूफी और लालच की वजह से प्रभा का मायका पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और प्रभा रोते हुए अपने ससुराल की ओर निकल गई। माँ चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही।